हाय हेलो नमस्ते, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे और आपके इस प्यारे चैनल के ऊपर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द मर्चेंट ऑफ वेनिस का एक्ट 1 का सीन टू का आज हम लोग केवल पार्ट 1 पढ़ेंगे, यानी कि मतलब सीन 2 को मैं 2 या 3 पार्ट में कवर करूंगा, तो उसका हम लोग पार्ट 1 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब देखो सीन 2 जो है उसके पहले बात करते हैं सीन 1 में हमने क्या पढ़ा था। सीन 1 में हमने पढ़ा था, अगर तुमने सीन 1 कहीं से पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर तुमको सीन 1 पढ़ना है तो तुम ये प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो जो कि आई बटन पर तुमको दिख रही होगी। ठीक है, देखो तो मैं तुमको बता देता हूँ जल्दी से कि सीन 1 में हमने पढ़ा क्या था। सीन 1 में हमने ये पढ़ा था कि वेनिस की एक स्ट्रीट पर एंटोनियो जो है वो सेलेनो और सेलेनियो से बात करता है। एंटोनियो बहुत ही उदास होता है, तो सेलेनो और सेलेनियो उसको कुछ रीजंस बताते हैं कि तुम शायद इस वजह से उदास हो, उस वजह से उदास हो। फिर क्या होता है कि तब तक बेसानियो, ग्रेसियानो और लॉरेंजो आ जाते हैं, और ये छो जो हैं ये आपस में काफी अच्छे दोस्त हैं। उसके बाद सेलिनो और सेलेनियो चले जाते हैं। फिर लॉरेंजो और ग्रेसियानो कुछ मतलब लॉरेंजो नहीं पर ग्रेसियानो दोनों को कुछ बातें बताता है कि शायद तुम इस वजह से उदास हो, उस वजह से उदास हो, वो भी वही चीज करता है। उसके बाद क्या होता है कि ग्रेसियानो और लॉरेंजो चले जाते हैं। फिर सीन में बचते हैं केवल एंटोनियो और बेसानियो। ठीक है, फिर क्या होता है कि बेसानियो एंटोनियो को पोर्सिया के बारे में बताता है कि मतलब कि बेलमोंट नाम का एक राज्य, एक देश है, वहां पे पोर्सिया नाम की राजकुमारी रहती है। तो उसकी शादी के लिए मतलब मैं वहां पे जाना चाहता हूँ, है ना, मैं वहां पर जाना चाहता हूँ उसके कास्केट चूजिंग सेरेमनी में पार्ट लेने के लिए मैं वहां पे जाना चाहता हूँ। और मैं जो है पोर्सिया मुझको अच्छी लगती है, तो मैं पोर्सिया से शादी करना चाहता हूँ। ये बात जो है बेसानियो को बताता है। और फिर कहता है कि देखो मुझे 3000 डकेट्स की जरूरत है ना, उसको 3000 डकेट्स चाहिए। तो फिर क्या होता है कि एंटोनियो उससे कहता है बेसानियो से कि देखो मेरे जो शिप्स हैं वो इस वक्त क्या बोलते हैं समुद्र में है, तो मेरे पास सब पैसे नहीं है, तो तुम एक काम करो, तुम वेनिस में किसी को ढूंढो जो कि तुमको मेरे नाम पर पैसे उधार दे सके। ठीक है, फिर ऐसा कहकर वो दोनों चले जाते हैं और फिर बेसानियो ढूंढता है किसी को। वो किसको ढूंढेगा ये चीज हमें पता चलेगा एक्ट 1 के सीन 3 में। ठीक है, अब सीन 2 क्या है। सीन 2 है बेलमोंट के बारे में। सीन 2 है बेलमोंट। ठीक है, सीन 2 में जो है बेलमोंट मतलब सीन 2 जो है वो बेलमोंट में ही उसको जो है प्ले किया गया है। तो सीन 2 में होता क्या है, सीन 2 में एक्चुअली में होता क्या है कि देखो पोर्सिया है और नेरसा है। पोर्सिया कौन है? पोर्सिया है बेलमोंट की राजकुमारी। ठीक है, नेरसा कौन है? नेरसा है पोर्सिया के केयरटेकर मतलब तुम कह सकते हो कि वो हमेशा उसके साथ रहती है, वो हमेशा उसका ध्यान रखती है। ठीक है, उन दोनों की एज लगभग सेम ही है ना, दोनों बहुत ही अच्छी दोस्त भी हैं। तो इसमें ये दोनों जो है आपस में बात करते हैं। इसमें होता है क्या कि मतलब पोर्सिया नेरसा को बताती है कि देखो मतलब मैं तो किसी को चूज भी नहीं कर सकती हूँ, मेरे पास जो किसी को चूज करने का भी मतलब ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वो जो कास्केट चूजिंग सेरेमनी है उसी में जो कोई आएगा वो उसको चूज करेगा, और जिसने राइट कास्केट चूज कर लिया मुझे उससे शादी करनी पड़ेगी जबरदस्ती, भले मेरा मन हो या ना हो। तो फिर जो है नेरसा पोर्सिया को कहती है, क्या कहती है, कहती है कि मतलब जो कुछ राजकुमार आए होते हैं उन सब के बारे में उससे पूछते हैं तुमको ये कैसा लगता है, तुमको वो कैसा लगता है। तो फिर पोर्सिया जो है वो सबके बारे में मतलब ऐसे ही मतलब उसको कोई भी नहीं पसंद उनमें से, तो वो सबके बारे में बुराई बताती है कि अच्छा वो उसमें ये नहीं अच्छी है, उसमें ये नहीं अच्छी बात है। फिर कहते कहते तब तक क्या होता है कि उसके बाद ये सीन खत्म हो जाएगा। वहीं पर 2 नए राजकुमार की एंट्री होगी और इसके साथ जो है ये सीन जो है खत्म हो जाएगा। अच्छा, तो अब हम लोग क्या बोलते हैं सीन को पढ़ते हैं लाइन वाइज। ठीक है, मैंने तुमको बता दिया कि इस सीन में है क्या क्या बड़े चीजों में, और अब हम लोग इसको लाइन एक्सप्लेनेशन इसका स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो आगे देखो। हाँ, तो सीन जो है ओपन होता है बेलमोंट में। हाँ, तुम लोग क्या देखो अपनी जो है अपनी तुम्हारी जो बुक है ना मर्चेंट ऑफ वेनिस, उसको निकालो, क्योंकि यहाँ पर तुमको इतनी क्लियरली चीजें लिखी हुई दिखाई नहीं पड़ेंगी, तो अपने बुक में देखते चलो, और जिस वर्ड की मैं मीनिंग बताऊंगा उसको अपने बुक में लिख भी लेना। ठीक है, अब देखो सीन ओपन होता है बेलमोंट में। बेलमोंट में अ रूम इन पोर्सियाज हाउस इंटर पोर्सिया एंड नेरसा, पोर्सिया का घर, ठीक है, उसमें एक रूम है, पोर्सिया और नेरसा की एंट्री होती है। अच्छा देखो पोर्सिया क्या कह रही है, पोर्सिया कह रही है कि बाय माई थ्रोट। थ्रोट क्या होता है? थ्रोट मतलब होता है सच्चाई, है ना, मतलब कि अगर मैं सच बात बोलूं तो ट्रूली जो होता है ना कि ट्रूली समझते हो, हाँ सच्चाई से। तो बाय माई थ्रोट यानी कि ट्रूली, इफ आई से ट्रूली, अगर मैं सच्चाई से बताऊं नेरसा, माई लिटिल बॉडी इज एवेरी ऑफ दिस वर्ल्ड। एवेरी मतलब क्या होता है? थक जाना, है, एवेरी मतलब होता है थक जाना, एवेरी परेशान हो जाना। तो पोर्सिया कह रही है कि यार देखो नेरसा मैं तुमको सच बात बताऊं तो मेरी जो बॉडी है, यानी कि मेरी जो छोटी सी बॉडी है, यानी कि नन्ही सी जो मैं जान हूँ, वो इस दुनिया से बहुत ज्यादा थक चुकी है। वो जो बड़ी सी दुनिया है इससे मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ। अच्छा, फिर नेरसा कहती है यू वुड बी मैडम इफ योर मिजरीज आर इन द सेम अबंडेंस एज योर गुड फॉर्च्यून्स आर। वो कह रही है कि हाँ मैडम आप बिल्कुल सही कह रही हैं, आप थक जाती यू वुड बी मैडम, आप थक जाती इफ योर मिजरीज मतलब प्रॉब्लम्स। ठीक है, मिजरीज का क्या मतलब है? प्रॉब्लम। इसको लिख लो, मिजरीज आर इन द सेम अबंडेंस एज योर गुड फॉर्च्यून्स आर। अबंडेंस मतलब समझते हो ना, अबंडेंस मतलब जो क्वांटिटी है उसकी। तो
तो नरसा बोलती है कि हाँ मैडम आप बिल्कुल थक जाती हैं इस दुनिया से, अगर जो परेशानियां हैं आपकी वो भी उतनी ही ज्यादा होती हैं जितनी की आपके गुड फॉर्च्यून्स हैं, यानी कि मतलब जितना सब आपको सुख सुविधाएं मिली हुई हैं अगर उसी अमाउंट में आपके पास परेशानियां भी होती तो आप बिल्कुल थक जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जाके कहती है एंड येट फॉर ऑट आई सी दे आर एज सिक एज surfeit with too much as they that starve with nothing। तो फिर वो कहती है कि एंड ऑड मतलब एज फार एज, तो वो कह रही है कि एज फार एज आई सी मतलब कि जहां तक मुझे लगता है दे आर एज सिक एज surfeit with too much as that they starve with nothing। तो दे आर एज सिक एज surfeit मतलब कि जिन लोगों के पास बहुत ज्यादा होता है ना, जिन लोगों के पास बहुत ज्यादा होता है वो लोग जल्दी चीजों से परेशान हो जाते हैं। मतलब जिन लोगों के पास बहुत ही ज्यादा चीजें अवेलेबल होती हैं पहले से, उनकी लाइफ में अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी ना तो बहुत ही जल्दी परेशान हो जाते हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। एज दे दैट स्टार्व विद नथिंग, और जिनके पास कुछ नहीं होता है ना वो उतनी जल्दी परेशान नहीं होते। यहाँ पर सिक का मतलब वही है परेशान होना। तो वो लोग बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं एज सरफीड विद टू मच, जिनके पास बहुत ज्यादा होता है। सरफीड विद टू मच का मतलब बहुत ज्यादा होना, तो जिनके पास बहुत ज्यादा होता है वो बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं। एज दे दैट स्टार्व विद नथिंग, उनके कंपैरिजन में जिनके पास कुछ नहीं होता है, समझे? यानी कि जिसके पास कुछ नहीं है वो जल्दी परेशान नहीं होता है छोटी छोटी चीजों से, लेकिन जिसके पास बहुत सारी चीजें हैं ना वो बहुत ही अगर छोटी सी प्रॉब्लम आएगी तो परेशान होने लग जाता है। अच्छा, इट इज नो मीन हैप्पीनेस देयरफॉर टू बी सीटेड इन द मीन, है ना? तो फिर वो कह रही है कि अच्छा देखो जो हैप्पीनेस होती है ना वो सबसे ज्यादा उसके पास होती है जो कि मीन में होता है। मीन मतलब मिडल में होता है। यहाँ पे मीन का वो मतलब नहीं है कि यार भाई वो मेरा दोस्त बड़ा मीन है, वो वाला मीन नहीं, ठीक है? हाँ, तो यहाँ पे मीन का मतलब है मिडल वाला, जो तुम मैथ में पढ़ते हो शायद तो मीन, हाँ तो मीन मतलब मिडल, ठीक है? हाँ, तो वो ये कह रही है कि सबसे ज्यादा जो खुश आदमी है ना वो वही होता है जो कि मिडल में होता है, यानी कि ना उसके पास बहुत ज्यादा हो ना उसके पास बहुत कम हो, क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा होगा तो वो छोटी छोटी प्रॉब्लम से ही परेशान होगा, और उसके पास कुछ नहीं होगा तो भाई उसके पास पहले से इतनी प्रॉब्लम्स हैं क्योंकि उसके पास कुछ है ही नहीं ना, तो उसको छोटी छोटी प्रॉब्लम से फर्क ही नहीं पड़ता है। तो भाई वो कह रही है कि ना बहुत ज्यादा होना अच्छा है ना बहुत कम होना अच्छा है, सबसे अच्छा जो है वो है मिडल में होना, यानी कि कुछ कुछ चीजें हों और थोड़ी बहुत चीजें ना भी हों। सुपरफ्लुइसिटी कम सूनर बाय वाइट हेयर्स। सुपरफ्लुइसिटी का मतलब होता है जिसके पास बहुत अधिक हो, जिसके पास बहुत ज्यादा हो। तो जो सुपरफ्लुइसिटी होती है यानी कि जिन लोगों के पास बहुत ज्यादा होता है, कम सूनर बाय वाइट हेयर्स, उनके पास वो जो व्हाइट हेयर्स होते हैं, व्हाइट हेयर्स का यहाँ पे मतलब बूढ़ा होना नहीं है, व्हाइट हेयर्स का यहाँ पर मतलब है कि प्रॉब्लम्स, है ना? तो वही वो कह रही है कि जिनके पास बहुत ज्यादा होता है वो प्रॉब्लम से बहुत जल्दी टकरा जाते हैं, यानी कि उनके पास प्रॉब्लम बहुत जल्दी आ जाती है, वो प्रॉब्लम के पास बहुत जल्दी चले जाते हैं। बट कॉम्पिटेंसी लिव्स लॉन्गर, पर जो कॉम्पिटेंसी होती है, कॉम्पिटेंसी मतलब कि जिसके पास केवल उतना ही है जितना उसको चाहिए, है ना? ओनली नीडेड अमाउंट, जितना उसको बस जरूरत है उतना ही उसके पास हो, ऐसे लोग जो होते हैं वो लंबा जीते हैं। लंबा जीते हैं का मतलब उनके पास प्रॉब्लम उतनी ज्यादा नहीं आती हैं। फिर देखो पोर्चा कहती है गुड सेंटेंस एंड वेल प्रोनाउंस। हाँ, तो पोर्चा कह रही है हाँ तुमने बहुत अच्छी बात बोली, बहुत अच्छी बात, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात बोली। नैसा बोलती है दे वुड बी बेटर इफ वेल फॉलोड। अब वो कह रही है कि मैंने बात तो बहुत अच्छी बोली है लेकिन अगर आप इस बात को फॉलो कर लें तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छी बात हो जाएगी। अच्छा, मतलब पोर्सिया मतलब नैसा जो है वो पोर्सिया को ये दिखाना चाहती है कि देखो तुम्हारे पास पहले से बहुत सारी चीजें हैं, तो तुम ऐसा मत कहो कि तुम बहुत ज्यादा थक चुकी हो दुनिया से, तुम बहुत परेशान हो, क्योंकि तुम्हारे पास पहले से बहुत सारी चीजें हैं, तुम पहले से बहुत ज्यादा प्रिविलेज्ड हो। फिर देखो पोर्सिया क्या कहती है ना, दिस इज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। अच्छा देखो पोर्सिया कह रही है इफ टू डू वर एज इजी एज टू नो व्हाट वर गुड टू डू, वही ना जैसे सब बोलते हैं ना कि जितना आसान कहना होता है उतना आसान करना नहीं होता, वही इसका मतलब है। इफ टू डू वर एज इजी एज टू नो व्हाट टू डू, मतलब कि अगर किसी काम को करना भी उतना ही आसान होता है जितना कि उस काम का पता होना, है ना? मतलब कि जैसे तुम्हें पता है कि तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए पर तुम करते नहीं हो, है ना? सही बोल रहा हूँ ना? नहीं करते हो ना? हाँ एग्जैक्टली। तो वही कि तुम्हें पता तो है ये पढ़ाई करनी चाहिए पर तुम करते नहीं हो, क्योंकि करना उतना आसान है नहीं। पर हाँ, पता होना आसान है पर करना नहीं आसान है। तो अगर ये चीज उतनी आसान होती, चेपल्स वुड हैव बीन चर्चेस एंड पुअर मैन कॉटेजेस वुड बी प्रिंसेस पैलेसेस। चेपल्स का मतलब जानते हो? चेपल्स का मतलब होता है छोटे चर्चेस होते हैं, ठीक है? एक तो चर्च होता है जो कि तुमने देखा ही होगा मूवीज में, अगर हॉलीवुड मूवीज देखते हो या फिर कोई सीरीज देखते हो तो तुमने देखा होगा चर्च, है ना? और जो चेपल्स होते हैं ना, चेपल्स जो छोटे छोटे चर्च होते हैं वो बहुत ही बड़े बड़े जैसे लंबे से नहीं होते, वो तो बहुत ही स्मॉल से होते हैं, ठीक है? तो वही कि अगर ऐसा जो करना है वो उतना कहने की इतना ईजी होता, तो चेपल्स हैं यानी कि जो छोटे चर्च हैं वो आज बहुत बड़े बड़े चर्चेज होते हैं,
और जो पुअर मैन के कॉटेजेस है, कॉटेजेस मतलब समझते हो ना जो झोपड़ी होती है ना, है ना, तो जो पुअर मैन के कॉटेजेस हैं वो आज प्रिंस लोगों के पैलेसेस में कन्वर्ट हो गए होते। इट इज अ गुड डिवाइन दैट फॉलोज हिज ओन इंस्ट्रक्शन। डिवाइन मतलब समझते हो, डिवाइन मतलब होता है प्रीचर, जो प्रीचर मतलब जो किसी को कोई चीज सिखाता है, यानी कि जो उपदेश देता है। तो इट इज अ गुड डिवाइन दैट फॉलोज हिज ओन इंस्ट्रक्शन, तो वो बहुत ही अच्छा गुरु होगा, बहुत ही अच्छा प्रीचर होगा जो कि अपने ही इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता हो। आई कैन ईजियर टीच 20 व्हाट वे आर गुड टू बी डन। मतलब कि वो कह रही है कि मैं 20 लोगों को बहुत ही आराम से बता दूंगी कि देखो ये चीज अच्छी है, ये चीज करो, ये चीज बुरी है, ये चीज मत करो, है ना। देन बी वन ऑफ द 20 टू फॉलो माई ओन टीचिंग। पर मैं उन 20 लोगों में से ही एक नहीं बन सकती हूँ जो कि अपनी टीचिंग को फॉलो करे। यानी कि वो कह रहे हैं कि मैं सिखा तो 20 लोगों को दूं कि देखो ये चीज अच्छी है, ये चीज बुरी है, ये चीज करनी चाहिए, ये चीज नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर तुम मुझसे कहो कि मैं भी उन लोगों के जैसे ही अपनी टीचिंग को फॉलो कर लूँ, यानी कि मैं भी वही काम करूँ जो अच्छी हैं, जो वो काम ना करूँ जो बुरी हैं, तो ये बहुत ईजी काम नहीं है, ये बहुत ही टफ टास्क हो जाएगा, मतलब मेरे से ये नहीं हो पाएगा। वही वो कह रहे हैं कि देखो कोई चीज बताना, कोई चीज सिखाना आसान है, पर उसी काम को करना, उसी काम को खुद करना ये मुश्किल है। ठीक है, हाँ। द ब्रेन में डिवाइस लॉज फॉर द ब्लड। जो कह रही है जो दिमाग होता है ना वो ब्लड के लिए लॉज बनाता है। ब्लड के लिए यहाँ पे लॉज बनाने का मतलब है कि जो शरीर के लिए लॉज बनाता है, यानी कि जो ब्रेन है वो तुमको कुछ इंस्ट्रक्शन बताता है, कुछ बता देगी, देखो ये चीज करनी चाहिए, ये चीज नहीं करनी चाहिए, ये चीज अच्छी होती है, ये चीज बुरी होती है, वो लॉ बनाता है तुम्हारे शरीर के लिए। बट अ हॉट टेम्पर लीड्स ओवर अ कोल्ड डिग्री। लेकिन जो हॉट टेम्पर होता है ना हमारे अंदर, यानी कि जो हमारा मतलब कि जो हमारे अंदर का जो वो जो टेम्परामेंट है जो बहुत ही ज्यादा गर्म है, यानी कि बहुत ही उसमें मतलब ऐसा है कि मतलब हमको ये काम नहीं, ये काम तो मुझे करना है, भले ये काम अच्छा हो जाना हो, पर ये काम तो मुझे करना है। तो वो जो कोल्ड डिग्री होती है, यानी कि वो जो कोल्डनेस जो हमारी माइंड को चीज बनाता है, जो रूल बनाता है, उस रूल के ऊपर वो चली जाती है, उस रूल के ऊपर से कूद करके वो चली जाती है। ठीक है। सच ए हेयर इज मैडनेस टू यूथ। हेयर का मतलब होता है हैबिट। ठीक है, तो सच ए हैबिट इज मैडनेस टू यूथ, यानी कि ये जो हैबिट है ना हम लोगों की, मतलब हमारा ब्रेन हमारे लिए कुछ लॉस तो बनाता है पर हम उस लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। और ये जो हमारी हैबिट है ये बहुत ही बुरी है। ये जो हमारी हैबिट है ये बहुत ही ज्यादा बुरी है। ये यूथ के लिए मैडनेस है, यानी कि ये जो जवानी है इसके लिए ये मैडनेस का काम करती है। टू स्किप ओवर द मैसेज ऑफ गुड काउंसिल द क्रिपल। और वही जो मैंने तुमको बताया ना कि वो उसके ऊपर कूद करके चला जाता है, तो वही वो कह रही है कि वो जो है गुड काउंसिल द क्रिपल, क्रिपल यानी कि कूद करके चले जाना। तो जो अच्छी मतलब जो हमारी जो अच्छी जो एडवाइस होती हैं उनके ऊपर से हमारा जो हॉट टेम्पर होता है वो कूद करके चला जाता है, यानी कि हम उस अच्छी एडवाइस को फॉलो नहीं कर पाते हैं। बट दिस रीजनिंग इज नॉट इन द फैशन टू चूज मी हस्बैंड। अब वो आगे वो कहती है कि लेकिन ये जो मैं लॉजिक दे रही हूँ ना, रीजनिंग का मतलब है लॉजिक। ठीक है, तो ये जो मैं लॉजिक दे रही हूँ इज नॉट इन द फैशन, फैशन मतलब टाइप, ठीक है, टाइप तो चूज नहीं है हस्बैंड, मतलब कि जो मैं लॉजिक्स बता रही हूँ तुमको इससे यार मेरे हस्बैंड को चूज करने में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका मेन कंसर्न क्या है, हस्बैंड को चूज करना। लेकिन वो चूज कर ही नहीं सकती है, हस्बैंड उसको आगे चूज करेगा, है ना। वो ये कह रही है। अब आगे देखो कहती है ओ मी द वर्ल्ड चूज, कहती मेरे लिए जो सब चूज है वो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। आई मीन नाइदर चूज हुम आई वुड, मतलब कह रही है कि ना मैं किसी को चूज कर सकती हूँ जिसको मैं पसंद करूँ, whom I would, मतलब मुझे जिसे चूज करना चाहिए वो किसको चूज करेगी, जिसको पसंद करती हो, तो वही वो कह रही है कि ना मैं उसको चूज कर सकती हूँ जिसे मैं पसंद करती हूँ, नॉर रिफ्यूज whom I dislike, ना मैं उसको मना कर सकती हूँ जो मुझे ना पसंद हो। So is the will of a living daughter curbed by the will of a dead father। यहाँ पर ये जो ये वाला विल है ना इसका मतलब है चाहत, और जो ये वाला विल है इसका मतलब है वसीयत, है ना। तो विल के दो मतलब होते हैं, एक होता है चाहत और एक होता है वसीयत, तो वही वो कह रही है। और कर्ड का मतलब यहाँ पर होता है कुचल देना, दबा देना। तो वो कह रही है ना कि मतलब जो मेरी जो चाहते हैं वो मेरे जो डेड फादर हैं, यानी कि जो मेरे जो पिता हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनकी वसीयत के द्वारा दबा दी गई है। क्योंकि उनकी वसीयत में क्या लिखा है कि भाई देखो 3 कास्केट हैं, गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज, एक में पोर्चा की फोटो है, 2 में नहीं है, तो जो सही कास्केट चूज कर लेगा, यानी कि अगर उसमें पोर्चा की फोटो निकल गई तो पोर्चा शादी कर लेगा। वही वो कह रही है कि मैं किसी को चूज ही नहीं कर सकती, क्योंकि अगर उसने सही कास्केट चूज कर लिया मान लो, और अगर मुझे वो नहीं पसंद है तो भी मैं मुझे उससे शादी करनी पड़ेगी जबरदस्ती। और मान लो कोई है जो मुझे पसंद है, पर अगर वो गलत कास्केट चूज कर लेता है तो मैं चाह कर भी उसे शादी नहीं कर सकती हूँ। इज इट नॉट हार्ड मेरे साथ, कह रही क्या ये कठिन नहीं है, मतलब ये टफ नहीं है क्या, क्योंकि वो उससे कह रहे हैं कि तुम्हारी लाइफ टफ नहीं है, तुम्हारे यहाँ मतलब बहुत तुम्हारे पास बहुत ज्यादा चीजें हैं, तुम्हारे पास मिजरी तो ज्यादा नहीं है। तो ये वो कह रही इज इट नॉट हार्ड मेरे साथ, मतलब क्या सच में तुमको लगता है कि कठिन नहीं है। दैट आई कैन नाइदर चूज वन नॉर रिफ्यूज नन। वही वो कह रही है मतलब तुमको इसमें लगता है कि बहुत ही टफ है मेरे लिए कि ना तो मैं किसी को चूज कर सकती हूँ ना मैं किसी को रिफ्यूज कर सकती हूँ। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं हम। चलो अब आगे देखो निरसा क्या बोलती है।
नेल्सा बोलते हैं योर फादर वॉज एवर वर्चुअस, मतलब कि आपके जो पिताजी थे वो बहुत ही ज्यादा वर्चुअस आदमी थे। वर्चुअस मतलब कि उनके बहुत ज्यादा चर्चाएं थी, वो बहुत ही महान आदमी थे। वर्चुअस का मतलब यहाँ पर बहुत ही महान टाइप के आदमी थे। एंड होली मैन एट देयर डेथ, और जो होली मैन होते हैं, होली मैन मतलब कि जो कि बहुत ही ज्यादा मतलब पवित्र लोग होते हैं, होली मतलब पवित्र होता है, तो होली मैन एट देयर डेथ हैव गुड इंस्पिरेशंस। इंस्पिरेशंस का मतलब होता है आइडियाज, है ना, इंस्पिरेशन मतलब आइडियाज। तो जो उनके पिताजी थे, पोर्शिया के जो पिताजी थे, उनके पास कौन सा बड़ा इंस्पिरेशन था, यानी कि उनके पास कौन सा बहुत ही अच्छा आइडिया था, देखते हैं। देयरफॉर द लॉटरी, जो लॉटरी सिस्टम उन्होंने निकाला था, वो जो 3 कास्ट वाला जो लॉटरी सिस्टम है, वो बहुत ही अच्छा आइडिया था उसके हिसाब से। किसके हिसाब से? हाँ, नेल्सा के हिसाब से ये बहुत ही एक अच्छा आइडिया था। कौन सा आइडिया बहुत ही अच्छा था? जो लॉटरी सिस्टम वाला था, ठीक है। that he hath devised in these 3 chests of gold, silver and lead। और ये लॉटरी सिस्टम था, इन्होंने मतलब आपके पिताजी ने इसको ये 3 कास्केट्स में बना दिया, है ना। इस 3 कास्केट की मदद से उस पर लॉटरी सिस्टम को तैयार कर दिया। वेयर ऑफ हु चूजेज हिज मीनिंग चूजेज यू, और जिसने जो उसको चूज करेगा, यानी कि जो उस कास्केट को चूज करेगा, इसका मतलब है कि वो आपको चूज कर रहा है। will no doubt never be chosen by any rightly but one who shall rightly love। और अब आगे वो कहती है कि और देखो पोर्शिया, इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि उसको जो चूज करेगा ना, वो कोई भी राइट इंसान नहीं होगा, बल्कि वो इंसान होगा जो कि तुमसे राइटली लव करेगा, यानी कि तुमसे सच्चा प्यार करेगा। तो नर्सा यहाँ पर ये कह तो रही है, पर मतलब वो जस्ट ऐसे एज्यूम करके चल रही है ना, यानी कि वो एक बेटर मतलब वो एक कोई अच्छी चीज के लिए मतलब अच्छी चीज वो चाह रही है कि हो ऐसा, मतलब वो ऐसा चाह रही है कि उसको जो चूज करे, यानी कि वो जो कास्केट है तीनों, उसको जो भी इंसान चूज करे, वो ऐसा इंसान ना उसमें जीत जाए जो कि बहुत सही हो, बल्कि वो ऐसा इंसान जीते जो पोर्शिया को भी पसंद हो और वो पोर्शिया को सच्चा प्यार कर सके, ठीक है। बट वॉट वांट इज देयर इन योर अफेक्शन टू एनी ऑफ द प्रिंसली सूटर्स दैट आर ऑलरेडी कम। अच्छा, यहाँ पे सूटर्स का मतलब डिस्कियां वाला शूटर नहीं है, ठीक है ना, पता होगा। यहाँ पे शूटर्स का मतलब है जो कास्केट को चूज करने के लिए आए हैं, ठीक है। द प्रिंसेस हु कम फॉर द कास्केट चूजिंग, ठीक है। हाँ समझ गया ना, हाँ ये शूटर मतलब वो देता है, ठीक है। तो बट वॉट वॉर्म इज देयर का मतलब कि लेकिन तुम्हारे मन में ये जो शूटर्स लोग आए हैं, यानी कि जो तुमको चुनने के लिए या फिर वो जो कास्केट को चूज करने के लिए जो लोग आए हैं, उनके प्रति तुम्हारे मन में कितना वार्मथ है ना। वॉट वार्मथ इज देयर इन योर अफेक्शन, यानी कि कितना वार्मथ का मतलब कि तुम मतलब उनमें से क्या तुमको कोई पसंद आया है, यानी कि उनमें से तुमको कोई अच्छा लग रहा है क्या, ऐसा वो पूछ रही है। गेट आर ऑलरेडी कम, जो लोग आए हैं उनमें से तुमको अच्छा लगा कि नहीं। अब देखो पोर्शिया कहती है आई प्रे दी मतलब मैं तुमसे प्रे करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ तुमसे। दी मतलब यू, है ना। ओवर नेम देम, यानी कि उनके नाम लो। ओवर नेम देम यानी कि उनका नाम बताओ। वो बहुत फैशनेबल नाम होगा, ठीक है, इंग्लिश है ना, फ्रेंच ऐसा देखो। एंड एज दाउ नेमेस्ट देम, और जैसे तुम उनका नाम लेते जाओगी, दाउ का मतलब होता है यू, पता ही होगा ना तुम लोगों को, दाउ का मतलब यू होता है। इतना तो तक पढ़ी चुके होगे, पूरा सीन निपटा कर आए यार, मुझे पता ही नहीं चाहिए। As thou namest them, और जैसे तुम उनका नाम लेते जाओगी, I will describe them, मैं उन लोगों को डिस्क्राइब करूंगी, है ना। जैसे तुमने बोला कि राजकुमार कोई है, ठीक है, कोई राजकुमार है, अब इनके बारे में बताओ, तो उसके बारे में बताएगी, है ना। पर वो किसी के बारे में अच्छा नहीं बोलने वाली है, ठीक है, ये मैं तुमको ऐसे रिवील कर रहा हूँ कि वो किसी के बारे में अच्छा नहीं बोलेगी, क्योंकि उसको कोई पसंद ही नहीं है। में से सकी बुराई कर देगी, वो किसी की थोड़ी ज्यादा करेगी, किसी की बहुत ज्यादा करेगी, किसी की थोड़ी कम कर देगी, है ना, ठीक है। हाँ, तो वो कहती है कि एंड आई विल डिस्क्राइब देम एंड अकॉर्डिंग टू माय डिस्क्रिप्शन लेवल एट माय पर्सन। अब वो कह रही कि मैं उनको डिस्क्राइब करूंगी, और जैसे जैसे मैं उनको डिस्क्राइब करती जाऊंगी, तुम इस बात का अंदाजा लगा लेना कि मुझे कौन कितना पसंद है। पर एक्चुअली पोर्शिया को कोई भी हमसे पसंद है ही नहीं, ठीक है। तो इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे अगले पार्ट में, ठीक है। अभी मैं इस पार्ट को बहुत ज्यादा खींच नहीं रहा हूँ, छोटा सा है तो इसको छोटा सा कर देते हैं। पार्ट 2 जो होगा ना, एक्ट 1 सीन 2 का पार्ट 2 जो होगा, उसमें हम लोग इस चीज के बारे में पढ़ेंगे। देखो टोटल 6 लोगों के बारे में नेल्सा जो है पोर्शिया से पूछने वाली है, और वो सबके बारे में कुछ चीजें बताएगी, ठीक है। फिर हम लोग इसको पार्ट 2 में देखेंगे, ठीक है। तो ये सब समझ में आ गया। अब अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से तुम वीडियो को देख सकते हो, अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, और मैं मिलूंगा तुमसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय 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 बाय।